नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुलाम नबी कांग्रेस से आजाद, राहुल ने किया अपमानित, 5 पन्नों के खत में बयां किया दर्ज। शिवसेना ने ऑपरेशन लोटस की तुलना अलकायदा से की, भाजपा पर कमल को बदनाम करने का लगाया आरोप। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए चुनावी माहौल तैयार करेगी कांग्रेस, वसुंधरा के गढ़ से राहुल भरेंगे हुंकार। सीएम योगी के ओएसडी की सड़क हादसे में मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल, मुख्यमंत्री ने जताया दुख। केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजेश भूषण शरण सिंह का झलका दर्द, कहा मंत्री बनने की रेखा मेरे हाथ में नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता भी छोड़ दी है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते रहे हैं। पूर्व में वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। सोनिया गांधी को लेकर इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने लिखा, बड़े खेद और बेहद भावुक हृदय के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा शताब्दी पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफे पत्र में लिखा, 2014 में आपके और उसके बाद राहुल गांधी द्वारा नेतृत्व संभाले जाने के बाद कांग्रेस अपमानजनक ढंग से 2 लोकसभा चुनाव हार गई। 2014 से 2022 के बीच 49 विधानसभा के चुनावों में से कांग्रेस 39 हार गई। पार्टी केवल 4 राज्यों के चुनाव जीत पाई है और 6 में वह गठबंधन की स्थिति बना पाई है। दुर्भाग्यवश आज कांग्रेस केवल 2 राज्यों में सरकार चला रही है और 2 अन्य राज्यों में ये बहुत सीमांत गठबंधन सहयोगियों में है। गुलाम नबी आजाद ने यह भी लिखा, 2019 के चुनाव के बाद से पार्टी में हालात खराब हुए हैं। विस्तारित कार्य समिति की बैठक में पार्टी के लिए जीवन देने वाले सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का अपमान करने से पहले राहुल गांधी के हड़बड़ाहट में पद छोड़ने के बाद आपने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, एक पद जिस पर आप आज भी पिछले 3 वर्षों से काबिज हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि यूपीए सरकार की स्थागत अखंडता को ध्वस्त करने वाले रिमोट कंट्रोल मॉडल अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लागू हो गया था, जबकि आप केवल एक मामूली व्यक्ति हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय राहुल गांधी द्वारा लिए जा रहे थे या इससे भी बदतर उनके सुरक्षा गार्ड और पीए फैसले ले रहे थे। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। सामना के अग्रलेख में ऑपरेशन लोटस की तुलना वैश्विक आतंकी संगठन अलकायदा से की गई है। इस तरह उसने भाजपा को आतंकवादी संगठन करार दिया। महाराष्ट्र में सत्ता से बेदखल हुई शिवसेना ने कहा कि भाजपा ने भगवान विष्णु के प्रिय पुष्प कमल को बदनाम कर दहशत पैदा करने वाला बना दिया है। कभी भाजपा की करीबी दोस्त रही शिवसेना ने सामना में उसके खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। दिल्ली की आप सरकार को गिराने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है और भाजपा की पोल खुल गई है। शिवसेना ने हालिया सियासी घटनाक्रमों के माध्यम से भाजपा पर आरोप लगाए हैं। सामना के लेख में शिवसेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस दावे का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था, आप सरकार गिराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। सामना में संभ्रमित युग बदनाम कमल शीर्षक से लिखे आलेख में लिखा है कि देश के हालात संभ्रमित होने की बात कही शरद पवार ने। ऐसी बात संभ्रमित बातों की वर्तमान में बाढ़ आ गई है। सरकारें चुनकर लाने की बजाय विरोधियों की सरकारों को गिराना, पार्टी तोड़ना, ऐसा जो चल रहा है, इसकी वजह से विष्णु का पसंदीदा फूल कमल बदनाम हो रहा है। ऑपरेशन लोटस अर्थात कमल अलकायदा की तरह दहशतवादी शब्द बन गया है। दिल्ली की सरकार को गिराने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन कमल फेल हो गया, भाजपा की पोल खुल गई, ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। बिहार में भी ऑपरेशन कमल नहीं चला तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी चंद्रशेखर राव ने अमित शाह को खुली चुनौती दी, ईडी सीबीआई आदि लगाकर मेरी सरकार गिराकर दिखाओ। महाराष्ट्र में ईडी के डर से शिंदे घुटनों के बल बैठ गया, ऐसे अन्य राज्यों में कोई भी झुकने को तैयार नहीं। सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिल्ली राज्य में घटित हुआ।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां अब अपने अंतिम पड़ाव में हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। राहुल की यात्रा अगले साल होने वाले चुनावी राज्य राजस्थान से भी होकर गुजरेगी। इस दौरान कांग्रेस नेता करीब 6 से ज्यादा जिलों को कवर करेंगे। ये यात्रा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गढ़ झालावाड़ से शुरू होकर कुल 6 जिलों से गुजरेगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रही यात्रा में राहुल को प्रदेश की जमीनी हकीकत देखने को मौका मिलेगा। अक्टूबर-नवंबर में यात्रा राजस्थान में पहुंचेगी। राहुल गांधी की इस यात्रा में प्रदेश के चुनिंदा नेता ही पूरे समय उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसमें राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सहित अन्य नेता शामिल रहेंगे। प्रदेश के आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल को यात्रा के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है। इस यात्रा में स्थानीय लोगों से राहुल खुद बात कर और कार्यकर्ताओं के मन की बात जानेंगे। यात्रा के रूट में आने वाले शहरों में हर दिन सभाएं और नुक्कड़ बैठक होंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश को एक करने की मुहिम है। राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी जिलों को कवर करते हुए ये यात्रा गुजरेगी। इस यात्रा में सभाएं होंगी। इससे प्रदेश में पार्टी को नया बूस्टर मिलेगा। यात्रा का डिटेल प्रोग्राम आना अभी बाकी है। कार्यकर्ताओं में इसे लेकर उत्साह है। इस यात्रा से पूरे देश में एक मैसेज भी जाएगा। उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में एक सड़क दुर्घटना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस्ती में हुए इस हादसे में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के ओएसडी मोतीलाल सिंह की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा पशुओं को बचाने के चक्कर में हुआ। बस्ती में हुए इस सड़क हादसे में सीएम योगी के ओएसडी की मौत होने के साथ उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। पत्नी को गोरखनाथ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ओएसडी गुरुवार देर रात गोरखपुर से लखनऊ जा रहे थे, तभी बस्ती में ये सड़क हादसा हुआ। बस्ती में ये हादसा नेशनल हाईवे पर खजौला के पास हुआ। वही ओएसडी मोतीलाल सिंह की सड़क हादसे में मौत होने पर मुख्यमंत्री ने शोक जताया। सीएम योगी के कार्यालय द्वारा किए गए ट्वीट में बताया गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखपुर के मोतीलाल सिंह के सड़क दुर्घटना में दुखद निधन कर शोक प्रकट किया। महाराजा दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। यूपी के गोंडा में केसरगंज के बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लगातार 5 बार सांसद रह चुके ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी भी बीजेपी से सांसद रह चुकी हैं। उनका बेटा प्रतीक भूषण सिंह गोंडा सदर विधानसभा सीट से दोबारा बीजेपी से विधायक चुना गया है, लेकिन उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में मंत्री पद न पाने की कसक है। बीते 12 अगस्त को प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान जब मंच पर बीजेपी के कई विधायक, बीजेपी जिला अध्यक्ष और अन्य लोग मौजूद थे, तो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने हंसते हुए कहा कि हमको मंत्री बनाना लिखा ही नहीं है, मेरे हाथ में ये रेखा है ही नहीं, ये तो केवल शास्त्री जी के लिए है। बता दें कि रमापति शास्त्री उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। वे 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल बीजेपी सरकार ने इस बार उनको भी मंत्री पद नहीं दिया। रमापति शास्त्री के गांव के रहने वाले बीजेपी के बड़े नेता और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आज तक मंत्री नहीं बन पाए हैं। वे केवल भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाल रहे हैं। जब लोग मंच पर बैठे हुए थे तो उनके बगल में कटरा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बावन सिंह और करनालगंज के बीजेपी विधायक अजय सिंह बैठे हुए थे। इस दौरान अचानक बीजेपी सांसद ने कहा कि हमारा मंत्री बनना लिखा ही नहीं है, मंत्री बनने की रेखा हमारे हाथ में नहीं है, ये शास्त्री जी के लिए है। बता दें कि रमापति शास्त्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वहीं केसरगंज के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की देवीपाटन मंडल में एक अलग ही छाप है। वे 1 बार समाजवादी पार्टी से सांसद रहने के साथ 4 बार लगातार बीजेपी में सांसद हैं और 1 बार उनकी पत्नी गोंडा लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद रह चुकी हैं। बीजेपी ने उनको मंत्री पद नहीं दिया, इस वजह से उनके मन में कहीं ना कहीं मंत्री पद की कसक है।
और ये बात प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान बीजेपी सांसद ने सबके सामने कह डाली। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगरा के बहा में बाढ़ से हालात बेकाबू हो रहे हैं। बीहड़ में बसे कई गांव चारों तरफ से बाढ़ से घिर गए हैं। चंबल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर 137.80 मीटर तक पहुंच गया है। हालांकि शुक्रवार सुबह चंबल का जलस्तर यहां स्थिर हो गया, लेकिन मुसीबतें बरकरार हैं। घरों में पानी भर गया, कई मकान डूब चुके हैं। बाढ़ से जान बचाने के लिए लोगों ने टीलों पर डेरा डाल लिया है। संकट के बीच ग्रामीण खान पान की समस्या से जूझ रहे हैं। ज्यादातर राशन घरों में रह गया है। थोड़ा बहुत राशन लेकर आए हैं, वह भी खत्म होने वाला है। बहा का पूरा भगवान गांव, यहाँ टीलों पर 500 से अधिक लोग रह रहे हैं। उनके चारों तरफ पानी है, लेकिन पीने का पानी नहीं है। उनके कंठ प्यासे हैं। 10 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं, लेकिन पूर्ति नहीं हो रही। मजबूरी में बाढ़ का पानी ही छानकर पीना पड़ रहा है। उधर टीलों से ही गांव में डूबते हुए अपने मकानों को देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। गुरुवार को यहां प्रधान ने लंगर लगाया तो पेट की आग बुझी। प्रशासन की तरफ से इनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। टीले से 1 किलोमीटर दूर उनका गांव चमक रहा है। रास्ता पानी में डूबा है। गांव तक पहुंचने के लिए एक नाव है। 3 दिन से अंधेरे में डूबे इस गांव में 15 मकान जलमग्न हो चुके हैं। राजधानी में सर्दी में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने 15 बिंदुओं को तैयार किया है। इसके चलते अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी तय कर काम किया जाएगा। इस संबंध में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शीतकालीन कार्य योजना तैयार करने को लेकर गुरुवार को संबंधित विभागों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी, विकास विभाग और वन विभाग के अधिकारी शामिल रहे। अब अगली बैठक 5 सितंबर को होगी। राय ने बताया कि इस वर्ष की शीतकालीन कार्य योजना पराली व कूड़ा जलाने, वाहन व धूल प्रदूषण, हॉटस्पॉट, स्मोक टावर, केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों से संवाद, ग्रीन वॉर रूम व ग्रीन ऐप को उन्नत बनाने जैसे 15 फोकस बिंदुओं पर आधारित है। इसके साथ ही 5 सितंबर को सभी संबंधित 33 विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्धारित फोकस बिंदुओं पर संयुक्त कार्य योजना तैयार की जाएगी। गोपाल राय ने कहा कि बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव आए। गोपाल राय ने कहा कि 15 फोकस बिंदुओं में पहली पराली की समस्या है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दिल्ली के सभी पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी में तब्दील कर दिया गया हो। उन्होंने कहा कि हमारा 7वां फोकस बिंदु हॉटस्पॉट है। यहाँ दिल्ली के वे इलाके हैं जहाँ सबसे ज्यादा लोगों को प्रदूषण का शिकार होना पड़ता है। स्मोक टावर भी फोकस बिंदु है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 33 विभागों के साथ संयुक्त बैठक 5 सितंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में एमसीडी, एनडीएमसी और कैंटोनमेंट बोर्ड और डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग व विकास विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। उड़ान योजना के तहत शुक्रवार को देहरादून से अल्मोड़ा के लिए हेली सेवा शुरू हो गई है। इससे 1.5 घंटे में दूर से अल्मोड़ा पहुंचने सकेंगे लोग। सड़क मार्ग से 12 से 13 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। अभी तक हेली सेवा का प्रति यात्री 7,700 रुपए तय किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हेली सेवा का शुभारंभ किया। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार का मामला उठाया था। सीएम ने देहरादून से अल्मोड़ा हेली सेवा संचालित करने की अनुमति देने की मांग रखी थी। इस पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पवन हंस को देहरादून से अल्मोड़ा के बीच हेली सेवा संचालित करने की अनुमति दी। हेली सेवा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से
पतंग नगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ तक चलेगी। यही रूट वापसी का रहेगा। हेली सेवा का संचालन पवन हंस एविएशन कंपनी के माध्यम से किया जाएगा। ये सेवा सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को ही चलेगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि 26 अगस्त को मुख्यमंत्री देहरादून अल्मोड़ा हेली सेवा का शुभारंभ करेंगे। देहरादून से अल्मोड़ा के लिए हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय लोग भी कम समय में सफर कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि अभी डीजीसीए की ओर से हेली सेवा को सप्ताह के एक दिन चलाने की अनुमति दी गई है। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इसे प्रतिदिन भी किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। अब तक प्रदेश में 258 लोगों की और 270 पशुओं की मौत हो चुकी है। 10 लोग अभी भी लापता हैं। 1658 रिहायशी मकान ढह चुके हैं। आपदा से प्रदेश में 1300 करोड़ लोगों का नुकसान हुआ है। सरकार ने आपदा से हुए जान माल की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। नुकसान का जायजा और अनुमान लगाने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार ने संयुक्त सचिव सुनील कुमार बर्नवाल की अध्यक्षता में केंद्रीय दल का गठन किया। सितंबर में ये टीम हिमाचल आएगी। प्रदेश में 29 जून को मानसून ने दस्तक दी थी। जिला चंबा, हमीरपुर, किन्नौर, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में बारिश ने तबाही मचाई। लोगों के खेत खलियान बारिश के पानी के साथ बह गए। चंबा में गांव को खाली कराया गया। मंडी जिले में आई आपदा से करीब 14 लोगों की मौत हुई। साथ ही हिमाचल की पेयजल स्कीम ठप हो गई। कई स्कीमें महीनों से बंद हैं। नेशनल हाईवे, राज्य और जिला मार्ग यातायात के लिए बाधित है। लोक निर्माण विभाग को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। गांव में बिजली आपूर्ति प्रभावित है। 200 से ज्यादा ट्रांसफर बंद हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने जिला उपायुक्तों से जान माल के नुकसान की रिपोर्ट मांगी थी। सरकार को ये रिपोर्ट मिल गई। इसे केंद्र को भेजा गया है। आपदा प्रबंधन के विशेष सचिव सुदेश कुमार मुक्ता ने कहा कि अब तक प्रदेश में करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को पार्टी की प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी की ओर से जारी का आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बयान में कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भूपेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश में पार्टी का अध्यक्ष चुना है। भूपेंद्र सिंह चौधरी की नियुक्ति को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जाट समुदाय को साधने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार के विवादास्पद 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में 1 साल तक चले आंदोलन में जाट समुदाय ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। भूपेंद्र सिंह चौधरी को नियुक्ति के साथ ही उत्तर प्रदेश में तीसरा राज्य हो गया है जहां बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी जाट नेताओं को सौंपी है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जाट समुदाय से आते हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी को नड्डा से मुलाकात की थी। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिपरिषद में पंचायती राज मंत्री हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का स्थान लेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी संगठन का नेतृत्व सिंह ने किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब दोबारा राज्य की कमान संभाली तो उन्होंने सिंह को अपने मंत्रिपरिषद में शामिल किया। आदित्यनाथ ने अध्यक्ष बनाए जाने पर भूपेंद्र सिंह चौधरी को बधाई दी और भरोसा व्यक्त किया। उनके नेतृत्व में बीजेपी प्रदेश में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, वरिष्ठ व जनप्रिय राजनेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निस्संदेह आपके ऊर्जावान नेतृत्व में बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास भाव के साथ प्रदेश में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी के रायबरेली में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए एएनएम सेंटर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही वो महिला जिला अस्पताल के निरीक्षण के लिए भी पहुंचे। डिप्टी सीएम जैसे इस अस्पताल में पहुंचे, बीजेपी नेताओं समेत आम लोगों ने महिला सीएमएस की शिकायतों की झंडी लगा दी। यही नहीं, एक पत्रकार ने तो सीएमएस पर धमकी देने तक का आरोप लगा दिया, जिससे आगे का निरीक्षण रोक डिप्टी सीएम तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हो गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, जहां बजट भवन जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को बिजली का बिल आदि समस्याओं के निस्तारण का निर्देश भी दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने सरकार के विकास कार्यों का भी बखान किया। बजट भवन से निकलकर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एएनएम सेंटर का उद्घाटन किया और फिर महिला जिला अस्पताल का निरीक्षण करने निकल गए। ब्रजेश पाठक जैसे ही जिला महिला अस्पताल पहुंचे, बीजेपी नेताओं समेत वहां आए कई लोगों ने महिला सीएमएस रेणु चौधरी की शिकायतें की झंडी लगा दी। लगातार विवादों में रही महिला सीएमएस पर पैसा लेकर काम करने का भी लोगों ने आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, एक पत्रकार की खबर चलाने पर महिला सीएमएस ने उसको धमकी तक दे डाली, जिसकी शिकायत पीड़ित ने उप मुख्यमंत्री से की। जिसके बाद डिप्टी सीएम ने अपने पीएस से पीड़ित का नंबर नोट कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएमएस पर लगे कई आरोपों के बाद डिप्टी सीएम ने आगे का निरीक्षण रोक दिया और नाराजगी भरे लहजे में वापस चले गए। पत्रकारों ने जब आरोपों पर सवाल किया तो कार्रवाई की बात कहकर डिप्टी सीएम सभी सवालों को नजरअंदाज करते हुए चले गए। बीजेपी नेता अनिता श्रीवास्तव, विजय वाजपेयी समेत अन्य लोगों ने महिला जिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर रेणु चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर खून टेस्ट भर्ती करने के नाम पर 500 रुपए लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, सीएमएस की दबंगाई का भी लोगों ने जिक्र किया। महिला जिला अस्पताल अक्सर विवादों का अड्डा बना रहता है। कभी अस्पताल के स्टाफ कर्मचारियों द्वारा तीमारदारों की पिटाई की जाती है, तो कभी पैसा न देने पर गरीब मरीजों को बाहर रेफर कर दिया जाता है। इससे पहले ब्रजेश पाठक ने सभी विभागों के बारे में जो केंद्र और प्रदेश की योजनाओं के बारे में जाना, उनके कामों में तेजी लाने के लिए कहा। रायबरेली की अपराध मुक्त करने के लिए यहाँ की कानून से किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिजली सुचारू रूप से मिले, इसके लिए ट्रांसफार्मर समय पर बदले जाएंगे। ओवरबिलिंग के मामलों को निस्तारित किया जाएगा। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि हम रायबरेली को नंबर 1 पर लाएंगे। जिला अस्पताल में अच्छी व्यवस्थाएं की जाएंगी, जिससे सभी को फ्री में दवाइयां व इलाज मिल सकेगा। नोएडा के ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसको लेकर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने एक एमराल्ड कोर्ट में बैठक ली। ऋतु माहेश्वरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार ट्विन टावर ध्वस्तीकरण किया जाएगा। इसको लेकर हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही 28 अगस्त को 2:30 बजे ब्लास्ट होगा। ऋतु माहेश्वरी ने आगे बताया कि दोनों टावर में एक्सप्लोसिव लोड हो गए हैं, जिसके बाद 10 से 12 सेकंड में टावर डिमोलिश हो जाएगा। ट्विन टावर को डिमोलिश करने में 80,000 टन सीएनडी वेस्ट जनरेट होगा, जिसमें 50,000 टन यही साइट पर यूज होगा, बाकी सीएनडी प्लांट पर जाएगा। उन्होंने बताया कि हमने पूरी तैयारी कर ली है और 28 अगस्त को 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर 1400 फ्लैट से 7,000 से ज्यादा लोगों को दूर स्थान पर जाने को कह दिया गया है। ब्लास्ट के बाद जांच होगी, फिर लोगों को वापस आने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। बता दें कि ट्विन टावर के आसपास 500 मीटर में ट्रैफिक को बंद रखा जाएगा। इसी के साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी आधा घंटा बंद रहेगा। ट्विन टावर को डिमोलिश करते वक्त एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद रहेगी। साथ ही 55 कॉलम आइडेंटिफाई किए गए, एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी दी जाएगी। बता दें कि स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट अभी सुपरटेक ने नहीं दी है, जो कि गुरुवार शाम तक आ जानी चाहिए थी। उत्तराखंड में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने
कटघरिया ब्लॉक में स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम और फिर डिजिटल विलेज का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम बनने से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी और बच्चे अच्छी तरह से अपने विषयों को समझ पाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ डिजिटल विलेज से बेहतर स्वास्थ्य और विभिन्न समस्याओं का समाधान होगा। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के तहत कटघरिया स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन करते हुए बच्चों से जानकारियां ली, जिसके पश्चात विकास खंड सभागार में 2 करोड़ की लागत से बन रहे डिजिटल विलेज का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्मार्ट क्लास से जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो वहीं स्मार्ट विलेज से बेहतर स्वास्थ्य और विभिन्न समस्याओं के समाधान होंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल विलेज में न सिर्फ टेलीमेडिसिन की सेवा दूर दराज के गरीब मरीजों को दी जाएगी, बल्कि सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों की सेवाएं भी एक ही छत के नीचे मिलेंगी। इस दौरान जब केंद्रीय मंत्री से अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज द्वारा उठाए गए सवालों पर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक इस बारे में कोई पत्र नहीं मिला है, हालांकि उनसे फोन पर बात जरूर हुई है। भर्ती में जो लंबाई का मामला है उसको लेकर पहले ही हम बात कर चुके हैं, जब उत्तराखंड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे, इसीलिए आर्मी के कुछ पॉलिसी होती है, उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जो नियम पहले था आज भी वही है। सतपाल महाराज जी ने जो बात रखी है वे हमारे संज्ञान में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार सुबह सिंगरौली जिले की समीक्षा बैठक बुलाई। सीएम ने जिला अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि जनता संतुष्टि मेरी पहली प्राथमिकता है। हम जनता के लिए ही हैं। पब्लिक को ये संतोष होना चाहिए कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। उनकी संतुष्टि के असेसमेंट की व्यवस्था की जाए, ये आपकी ड्यूटी है। अपराधियों को निस्ताबूत कर दो, नशे की शिकायतों पर कार्रवाई करो। सीएम ने कहा, मेरे पास फीडबैक का सिस्टम है, यदि आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो मैं गंभीरता से लूंगा, अच्छा काम करोगे तो मैं साथ खड़ा हूं। सीएम ने कहा कि सिंगरौली का गौरव दिवस बहुत अच्छे से मनाया, कई दिन तक कार्यक्रम हुए, इसके लिए बधाई। इन्वेस्टर समिट पर भी अच्छे से हुआ और 261 करोड़ के प्रपोजल आए, इसके लिए भी आप सभी को बधाई के पात्र हैं। स्वच्छता के लिए भी आप सभी अच्छा काम कर रहे हैं। सीएम ने हेल्पलाइन के 4थे नंबर पर आने पर बधाई दी। सीएम ने कहा कि स्थानीय उद्योग में जो लोग रहे हैं उनमें प्रमुखता से स्थानीय लोगों को रोजगार दें, सिंगरौली के बच्चों को स्किल्ड बनाएं। उन्होंने कहा कि मूंग दाल न मिलने की शिकायत आई है, देखिए इन्हें एक जिला एक उत्पाद पर ढंग से ध्यान देना होगा, अभी संतोषजनक काम नहीं हुआ है। उन्होंने पूछा कि कितनी आंगनबाड़ियों को लोगों ने गोद लिया है, स्वयं सहायता समूह कितने बने हैं, क्या काम कर रहे हैं, मानसिक कितनी आय प्राप्त हो रही है। इस आंदोलन को पूरी ताकत से बढ़ाएं। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला थम सा गया है, तापमान में उछाल बना हुआ है। खास तौर पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ रहा है, पारा 34 डिग्री के पास पहुंच गया है। इधर बीते दिनों की बारिश के बाद नदियां अब भी उफान पर हैं, बांधों के गेट खुले हैं, प्रशासन अलर्ट पर है। अगले 24 घंटे में रीवा संभाग, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम केंद्र की रिपोर्ट बता रही है कि बीते 24 घंटे में शहडोल एवं रीवा संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, उज्जैन संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर तथा इंदौर, सागर, नर्मदापुर एवं चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई है। चुरहट में 11, मांडा में 8, सरई में 7, चंदिया में 6 सेमी तक बारिश दर्ज की गई है। अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान कहता है कि शहडोल, रीवा संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर, जबलपुर, सागर, नर्मदापुरम, भोपाल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर, इंदौर, उज्जैन, चंबल, ग्वालियर संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक रीवा संभाग, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ वज्रपात हो सकता है। वहीं शहडोल, नर्मदापुरम, भोपाल संभागों, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, सागर जिले में कहीं कहीं बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है।
मौसम विज्ञानों का कहना है कि फिलहाल प्रदेश के मौसम पर प्रभाव डालने वाला कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है। इससे वर्षा का सिलसिला थमा है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की गतिविधियों के सक्रिय होने की संभावनाएं भी कम है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बने एक चक्रवात का कुछ असर दिख सकता है। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।